आज हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में सबसे पहले अपन ऊष्मा के बारे में समझेंगे कि ऊष्मा क्या है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, किसी निकाय या किसी सिस्टम या किसी पदार्थ को जब गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात जिस ऊर्जा का प्रवाह होता है वही ऊष्मा कहलाती है। अर्थात ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का एक प्रकार है। ऊष्मा भी ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करती है। कैसे? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि ऊष्मा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊष्मा को केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। कैसे? इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये एक रोड है, लोहे की रोड है, इसको यहां से इस सिरे से गर्म करते हैं। गर्म करने के पश्चात कुछ समय पश्चात यह पूरी रोड गर्म हो जाएगी, यानी यह ऊष्मा यहां से होती हुई इस दूसरे सिरे तक आ जाएगी, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके अलावा ऊष्मा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे ऊर्जा की बात करें, विद्युत ऊर्जा से जब पंखा चलता है तो पंखा जब घूमता है उससे यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा, यानी विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि ऊष्मा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बाद ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को समझने के लिए एक निकाय का एग्जाम्पल लेते हैं। निकाय, सिस्टम या निकाय होता क्या है? सिस्टम या निकाय ब्रह्मांड की वह वस्तु, वह पदार्थ है जिसे ऊष्मागतिक अध्ययन के लिए चुना गया है, निकाय कहलाता है। अब यहाँ पर हम इस सिस्टम को, इस पदार्थ को, सोडियम को इस पात्र में लेकर इसमें ऊष्मागतिकी का अध्ययन करेंगे। इसका मतलब ये क्या है? निकाय है। अब कैसे? सबसे पहले इस पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा की बात करते हैं। आंतरिक ऊर्जा क्या है? इस पदार्थ में समाहित ऊर्जा ही आंतरिक ऊर्जा है। वो कैसे होती है, किस प्रकार की होती है, कौन सी होती है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इस पदार्थ के जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स कई प्रकार की गतियां, कई प्रकार के मोशन दर्शाते हैं। कैसे? एक तो ये पार्टिकल्स जो है वो इस प्रकार से स्थानांतरण गति भी दर्शाते हैं, जिसके कारण से स्थानांतरण ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके अलावा यही पार्टिकल्स अपने स्थान पर घूर्णन करता है, घूर्णन गति दर्शाता है, जिसके कारण से घूर्णन ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके अलावा यही पार्टिकल्स कभी एक दिशा में, कभी अपोजिट दिशा में, दूसरी दिशा में, इस प्रकार से तीव्रता के साथ में गमन करता रहता है, जिसे कहते हैं कंपन गति करता रहता है, जिससे उत्पन्न होती है कंपन ऊर्जा। इस प्रकार से कई प्रकार की ऊर्जाएं उत्पन्न होती है। इस पदार्थ की यही ऊर्जाएं, इन सभी ऊर्जाओं का योग ही आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। अब आंतरिक ऊर्जा क्या होती है समझ गए होंगे। कंपन ऊर्जा, स्थानांतरण ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा आदि ऊर्जाओं का योग ही आंतरिक ऊर्जा है। अब बात करते हैं, जब इस निकाय को बाहर से ऊष्मा दी जाती है, जैसे इसको बाहर से ऊष्मा दी जा रही है, ऊष्मा देने के पश्चात इसके जो पार्टिकल्स हैं, पहले जितनी गति से, तीव्रता से ये गति कर रहे थे, घूर्णन कर रहे थे, कंपन कर रहे थे, ऊष्मा ग्रहण करने के पश्चात उससे अधिक तीव्रता से
गति करेंगे, स्थानांतरित होंगे और घूर्णन करेंगे, कंपन करेंगे। जैसे इसको ऊष्मा देने पर यह पदार्थ जिसका वॉल्यूम मान लेते हैं यहाँ पे V1 है, इसका वॉल्यूम बढ़कर, क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो इसका वॉल्यूम बढ़कर V2 हो जाता है। कितना हो गया? V2। तो यहां पर इस निकाय ने यह कार्य किया है, इतना इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम, इसका मतलब यह कार्य किया है। किसके द्वारा किया गया है? निकाय के द्वारा। इसे यहां पर W के द्वारा शो कर देते हैं, दर्शा देते हैं। तो अब यहां पर जो इसने ऊष्मा ग्रहण की थी वो दो भागों में डिवाइड हुई है, दो भागों के बराबर है। कैसे? इस ऊष्मा की कुछ मात्रा इन पदार्थों के पार्टिकल्स या कणों ने अवशोषित कर ली, क्योंकि यहां पर पहले जितनी गति से स्थानांतरित हो रहे थे, जितनी गति से घूर्णन हो रहा था, जितनी गति से कंपन कर रहा था, उससे ज्यादा गति से यहाँ पे कंपन कर रहा है, यहाँ पे ज्यादा गति से घूर्णन कर रहा है और तीव्र गति से स्थानांतरित हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये तीनों प्रकार की ऊर्जाएं बढ़ गई, यानी कुछ ऊर्जा का इसने अवशोषण करके इसने आंतरिक ऊर्जा का मान बढ़ा दिया। तो कुछ ऊर्जा का अवशोषण कर लिया और कुछ ऊर्जा जो यहाँ पे अवशोषित हुई थी उसमें से कुछ ऊर्जा W कार्य में खर्च हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर दी गई ऊष्मा मान लेते हैं Q है। इस Q ऊष्मा में से जितने ऊर्जा यहाँ पे बढ़ी है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। माना कि यहाँ पे पहले आंतरिक ऊर्जा U1 थी। कितनी थी? U1। ऊष्मा देने के पश्चात कुछ ऊष्मा का अवशोषण करके इनकी आंतरिक ऊर्जा मान लेते हैं U2 हो गई। कितने हो गई? U2। तो आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि हुई है वो कितनी होगी? U2 माइनस U1, यानी डेल U। आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? डेल U। और कुछ ऊर्जा या कुछ ऊष्मा जो कार्य में खर्च हो गई वो कितनी है? W। यानी ये ऊष्मा Q दो भागों के बराबर है। एक तो जो आंतरिक ऊर्जा बढ़ रही है वो, और दूसरा जिसके रूप में ये कार्य कर रहा है, यानी कार्य में कुछ ऊर्जा जो खर्च हुई है वो, दोनों के बराबर है यह ऊष्मा Q। तो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम यही कहता है कि किसी भी निकाय को दी गई ऊष्मा, जो अपन ने यहाँ पे Q ली है, किसी भी निकाय को दी गई ऊष्मा Q, उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डेल U तथा उस निकाय द्वारा किए गए कार्य W के योग के बराबर होती है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम यही दर्शाता है कि Q निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। यही ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम है। अब ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम की कुछ लिमिटेशन भी रही है, कुछ सीमाएं भी रही है, कुछ कमियां भी रही है। वो कमियां क्या है? इसकी सबसे पहली कमी इसकी यह है कि यह नियम, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, यह नहीं बता पाया कि जो दी गई ऊष्मा थी उसका कितना भाग इस कार्य में खर्च हुआ है, इस कार्य में कितनी ऊष्मा खर्च हुई है, इसकी मात्रा के बारे में यह नहीं बता पाया। इसके अलावा दूसरी कमी यह रही है कि ये जो ऊष्मा इसको दी गई है वो किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, इस ऊष्मा का प्रवाह क्या है, इसके बारे में भी नहीं बता पाया। इसके अलावा इस नियम के द्वारा यह
भी जानकारी नहीं मिलती है कि जो ऊष्मा दी गई थी उसके द्वारा जो कुछ ऊष्मा यांत्रिक कार्य में परिवर्तित हो रही थी वो कंटिन्यूअस रूप से यानी लगातार रूप से कार्य में परिवर्तित क्यों नहीं होती है, लगातार कार्य में परिवर्तित क्यों नहीं होती है, इसकी भी जानकारी इस नियम के द्वारा नहीं दी गई है। तो ये 3 इस नियम की कमियां रही हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी अन्य कोई टॉपिक जिसमें आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं ताकि आप तक उस टॉपिक का वीडियो पहुंचाया जा सके। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। धन्यवाद।